नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा रंजन में। आज की कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। कहानी का नाम है सोना। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उसे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध होने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी होंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल होगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी तो इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वाले की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूप सी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के महार्घ मोती की। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरन जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि है, परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? बेचारी सोना भी तो मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास से प्राण दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरन के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिला कर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। शावक अवांछनीय तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार किया। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी जब वो भक्तिन को बोतल साफ करते देखती तो दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी।
अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वहाँ से बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई साड़ी बदलती है, कोई अपने मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता है। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती है, कोई पूजा के बताशे खिला देती है। मेस में पहुँच के छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद आते थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्त था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतने ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी ही गोल चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। कवि गुरु कालिदास ने नायक में मृगी शावक आदि को इतना महत्व क्यों दिया है, यह हिरन पालने के उपरांत ही ज्ञात होता है। पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर तो देता है, परंतु खींच उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उसे बोझिल नहीं बनाता। यदि मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते, परंतु प्रकृति को यह अभिष्ट नहीं रहा होगा। संभवतः इसी से मनुष्य वाणी द्वारा परस्पर किए गए आघातों और सार्थक शब्दभार से दबे हुए अपने प्राणों पर इन भाषाहीन जीवों की स्नेह तरल दृष्टि का चंदन लेप लगाकर स्वस्थ और आश्वस्त होना चाहता है। पशु मनुष्य के निश्चित स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था।
और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। शरीर में पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगी। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर के नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संस्करण जागने लगे। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। शैशव के साथियों और उसकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण अधिक होते जाते थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे हैं। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह भी थी कि फ्लोरा हेमंत बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आईं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ।
उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत बसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होल्डॉल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वो दौड़कर उन पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते। यदि उन्हें बांध न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक पहुंच जाते। परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराश, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे दुखद कोई समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद पैदा करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन समूलता में पली सोना की करुण कहानी का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हौसला बढ़ाए रखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।